नमस्कार। हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि हरिद्वार उत्तराखंड में हमारी पौराणिक आस्था का प्रतीक, हमारी सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक, हमारी धार्मिक आस्था का महापर्व कुंभ महापर्व आयोजित किया जा रहा है। पूरे देश विश्व की निगाहें इस वक्त हरिद्वार महाकुंभ पर हैं और ऐसे में मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और आज जब हम बातचीत करेंगे वो एक विषय जो होगा कि मीडिया कवरेज कुंभ के दौरान उसकी तैयारियां। और जो शख्स आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक जाने माने डायनामिक IAS ऑफिसर हैं आप, और वर्तमान में शासन प्रशासन की बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक जो पोस्ट हैं वहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं और कुंभ के दौरान आपको एक अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं महानिदेशक सूचना उत्तराखंड श्री रणवीर सिंह चौहान जी। आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो रणवीर जी, महाकुंभ का पर्व, मीडिया की तैयारियां कैसे देखते हैं आप? महाकुंभ एक बहुत विशेष पर्व है और उसकी जो हमारी पौराणिकता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है जी, उसको ध्यान में, उससे मुतालिक कोई भी काम करने के समय उसको ध्यान में रखा जाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अब क्योंकि जो हमारे मीडिया बंधु आएंगे देश विदेश से आते हैं और जो हमारे वहाँ के हरिद्वार के मीडिया के बंधु हैं वो उनके माध्यम से हम इस महापर्व को दुनिया जहान में प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं जी, जिसके माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि आस्था का ये कितना बड़ा पर्व है। बिल्कुल। तो मीडिया और मीडिया बंधुओं और उनकी व्यवस्थाओं के लिए तो हम इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट वो हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो वो व्यवस्था हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। और क्योंकि आपके ऊपर पूरी जिम्मेवारी है मीडिया की, और जिस तरह की तैयारियां, कोई ख़ास तैयारियां आप लोगों ने की हैं इस पूरे महापर्व के लिए? हम लोगों का ये प्रयास है कि जो भी मीडिया बंधु आएंगे हमारे वहाँ पे, तो एक तो हम लोगों ने जो मीडिया सेंटर बनाया है उसमें हम लोगों ने एक बहुत बड़ा हॉल बनाया है जी, जहाँ पे कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई कार्यक्रम हो जिसमें वो, क्योंकि इस समय कोविड भी है तो उसकी भी परेशानी से सब जूझ रहे हैं। तो एक जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो भी तो इसलिए वो हॉल हमें काफ़ी बड़ा बनाया। साथ में हम लोगों ने मीडिया लाउंज बनाए जहाँ पे मीडिया बंधु हमारे बैठ करके डिस्कशन करेंगे या किसी न्यूज़ के बारे में उन्हें कुछ लिखना है। और सीख से लगा हुआ छोटे छोटे रूम्स और बनाए हैं। मान लीजिए कि फिर वहाँ से उठ के वो और कोई डिस्कशन करना चाहें इन हाउस तो कर सकेंगे। फिर इसके साथ हम लोगों ने उनका वर्क स्टेशन बनाए हैं जिसमें लगभग 50 कंप्यूटर्स लगाए हैं। हमारा जो सर्वर रूम है वो वहाँ पे एक्टिव है जी, और ताकि उनको कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। एक स्टूडियो भी बनाया है साउंड प्रूफ, जहाँ कोई विशिष्ट अतिथि आते हैं, उनको इंटरव्यू लेना है किसी को तो लिया जा सकेगा। बिल्कुल। जब तैयारी की बात आती है और जब अगर हम सूचना की बात करें और अगर हम पत्रकारिता की बात करते हैं, तो जो सूचना विभाग है वो पत्रकारिता और सरकार के बीच एक कड़ी के काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। आप किस तरीके से देखते हैं महानिदेशक के नाते? ये बात आपकी सही है कि वो एक ब्रिज का काम करता है, क्योंकि सरकार जो भी काम कर रही होती, जो भी पॉलिसी ला रही होती है, जो भी प्रयास कर रही होती है जनता के लिए, उसको जनता तक पहुंचाने का जो हमारे संदेश वाहक हैं वो तो मीडिया बंधु ही हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि हम जो भी उस पॉलिसी से जो फ़ायदा लोगों को पहुंचने वाला है या जो हम संदेश देना चाहते हैं कि लोगों को ये एहतियात बरतनी चाहिए या ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो हम अपने मीडिया बंधुओं को बिल्कुल जो है फैक्ट्स के साथ दें, ताकि उनको भी आसानी हो कि वो ये सूचना लोगों तक पहुंचा सके। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा आयोजन है सर, और जिस तरह की तैयारियां सरकार कर रही है और सूचना विभाग भी जिस तरीके से कर रहा है, जब हम मीडिया को ही बात को आगे बढ़ाते हैं कि यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रीय मीडिया नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया की भी निगाहें रहती हैं, तो ऐसे में और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए, चैलेंजिंग तो है ही, और
माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें बहुत स्पष्ट निर्देश दिए कि एक तो मीडिया बंधुओं को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दूसरा ये कि जो सूचनाएं उनको मिलें उसके लिए हम लोग एक फैक्ट चेक का सेल भी बना रहे हैं वहाँ पे। तो कभी कभी क्या होता है, हियरसे पे कोई बात आ गई, और होता क्या है कि मीडिया को ये लगता है कि भाई हम जल्दी ये खबर बिल्कुल लोगों तक पहुंचा दें। उनका इसमें कोई गलत मंशा नहीं होती है, लेकिन उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें सूचना मिली तो हम, तो ये भी हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक फिर, क्योंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट मीडियम हो गया है, बिल्कुल, और जब से स्मार्टफोन आए तो लोगों को सब कुछ हाथ में ही मिल जाता है, तो उस पे भी हम लोग अपनी नज़र रखेंगे। हम लोग का अपना भी सोशल मीडिया यूनिट वहाँ पे अप कर दिया है हम लोगों ने, जहाँ से हम लोग कुंभ के बारे में और जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में लोगों को सही सही सूचना दे सकें। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात आपने कही है कि हर व्यक्ति आज की डेट में पत्रकार है, क्योंकि स्मार्टफोन जैसा डिवाइस उसके पास है, यंत्र उसके पास है। और जब हम सटीक खबर की बात करते हैं, तेज़ खबर की बात करते हैं, या ऐसी कोई खबर जो होती है कि जो इस बड़े आयोजन के दौरान तरीके से पहुंचनी चाहिए, तो प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जैसा आपने फेक न्यूज़ का भी जिक्र किया, तो इसके अलावा भी आप किस तरीके से देखते हैं सूचना के अधिकारी होने के नाते? सूचना के अधिकारी होने के नाते हमारी तो यही जिम्मेदारी हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि एक तो हमारे मीडिया बंधुओं को खबरें मिलें, लेकिन उसी स्वरूप में मिलें जो उसकी सत्यता हो। तो इसके लिए हम जो भी कदम उठा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ज़रूर करेंगे, ताकि जो भी ये महापर्व के बारे में हमारे मीडिया बंधु दुनिया को, देश दुनिया को बताना चाहें, वो सही सही सूचना दे सकें। तकनीक पे आते हैं रणवीर सर, और जितने सालों में कुंभ परिवर्तित हुआ है, हर 12 साल में एक बार होता है, फिर अर्ध कुंभ भी होता है, फिर महाकुंभ भी होता है, तकनीक समय समय पर बदलती रहती है। आपने जिस वक्त इसकी बागडोर संभाली, और इस वक्त ये दौर है, जैसा आपने कहा कि कोरोना का भी दौर इस वक्त चल रहा है, और तकनीक जो है इतनी हावी है हर चीज़ के ऊपर, तो कुछ एडिशनल प्रेशर है आपके ऊपर इस तरह का? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। ये तो हमारा जो काम हमें करना है उसको हम यही चाहते हैं कि जो लोग भी कुंभ से जुड़े हों, जो हमारे माध्यम से जुड़े या जिनके माध्यम से हम जुड़ें, हम लोग इसको खुशी खुशी करें, एक उत्साह के साथ करें जी। प्रेशर तो कोई नहीं। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि आपने बहुत इतने बड़े अधिकारी आप हैं और इतने सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन आप करते हैं, प्रेशर की आपने बात की कि आप कोई प्रेशर महसूस नहीं करते, और शायद हमें लगता है कि जिस तरह की बहुमुखी प्रतिभा के आप धनी हैं, लाइटर साइड में आते हैं। ये तो प्रशासनिक बात हुई कि आपको किस तरीके से मीडिया को देखना है। आप एक बहुत अच्छी, जो हमारी जानकारी है, एक राइटर हैं, आप शायरी बहुत अच्छी करते हैं, किस तरीके से तालमेल बिठाते हैं इन सब में? नहीं, इसमें तालमेल बिठाना ही नहीं पड़ता असल में। शायरी मेरी परवरिश लखनऊ की है, तो मुझे लगता है कि शायरी तो हमें लखनऊ से मिल गई, और वहाँ माहौल भी ऐसा ही था। अच्छा माहौल है वहाँ, जो कल्चरल, वहाँ का कल्चर अपने आप में, उसकी आबो हवाई शहर की ऐसी है। तो क्योंकि ये एक शौक़ है, ये आपके साथ ही रहता है हमेशा, तो जब मौका मिलता है वो अपने आप सामने आ जाता है, फिर हम कुछ लिख लेते हैं। बिल्कुल, और आपकी बातचीत से जो लखनऊ की तहजीब है वो झलकती है, और उर्दू में और नज़मों में आपका ख़ास दिलचस्पी आपकी है, इसके बारे में कुछ बताएं। हमें लगता है कि ये बिल्कुल वैसे तो नहीं बताया जा सकेगा कि कब ये दिलचस्पी हमारे अंदर पैदा हुई जी। लेकिन ये दूरदर्शन में ही एक सीरियल आता था, दाने अनार के। क्या बात है। तो शायद 87 की बात है। हम पढ़ते थे स्कूल में, और उस समय जितना लिटरेचर उतना ही पढ़ते थे जितना स्कूल के लिए पढ़ना होता था जी। लेकिन लिटरेचर में नंबर अच्छे आते थे। अच्छा। शायद वो पोएमें याद हो जाती थी। अब हम गाने गाते थे, तो शायद इसलिए पोइट्री से हमारा रिश्ता बन गया अनजाने में, क्योंकि उस समय जो गाने लिखे जा रहे थे उसकी पोइट्री अपने आप में बड़ी अच्छी थी। गुलजार साहब के गाने उस समय बड़े हिट थे। तो दाने अनार के में जो उनका उन्वानी गाना था, टाइटल सॉन्ग था, वो था किस्सा है, कहानी है, पहेली है, ज़िंदगी ये मुँह लगी सहेली है, गैर जैसे गहना हो पड़ोस का, साथ जैसे हाथ में हथेली है।
तो हमें लगा कि ये बहुत सिमिली जो है ये रोज़मर्रा की ना अपने इर्द गिर्द आप देख सकते हैं। उसके बाद हम गुलजार साहब को पढ़ने लगे। देखिए गालिब मीर तो सभी पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए। गुलजार साहब को पढ़ा हमने तो फिर पता चला कि गुलजार साहब तो गालिब साहब को ही अपना मुर्शिद मानते हैं। तो फिर उनको फॉलो करने लगे पोइट्री को, और फॉलो करते करते अचानक एक दिन लिख दिया होगा किसी कागज़ पे, फिर वो सिलसिला बन गया। जी चलिए आपकी ज़िंदगी में थोड़ा और झांकने की हम कोशिश करते हैं, आपकी इजाज़त के लिए हम मांग रहे हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताएं, आप कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ से आप पढ़े लिखे, कहाँ आपने नौकरी की, उसके बाद शुरुआती दौर के बारे में कुछ बताएं। जी, तो हमारा जन्म तो देहरादून ज़िले में एक गांव है चक्राता में, कुआनू जी, वहाँ हुआ। और क्योंकि उस वक़्त स्कूल नहीं थे और हमारे जो वालिद थे वो उन्होंने ख्वाब सजाया होगा कि हम पढ़ाएंगे अपने लड़के को, तो जी। उन्होंने हमें शायद 3.5-4 साल की उम्र में लखनऊ भेज दिया था। वहाँ उनके मित्र रहते थे पंडित अखिलेश चंद्र तिवारी जी, उनके यहाँ हम रहे और पढ़ाई लिखाई वहीं करी। फिर हमारी बड़ी दीदी वहीं रहती थी, वहीं उनका विवाह हुआ, फिर उनके यहाँ रहे जी। तो फिर हम लखनऊ सेंट फ्रांसिस कॉलेज में पढ़े। पहले तो लमाटनिया गर्ल्स में पढ़े सेकंड तक, फिर सेंट फ्रांसिस कॉलेज लखनऊ में, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में चले गए थे जी। और उसके बाद हमने नहीं सोचा था कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, हम थिएटर कर रहे थे उस समय। और हमने अपने पिताजी से बोला, वालिद से, कि हमें थिएटर करना है। पर उनको जैसा होता है कि उनको उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं था वो, करके क्या करो। उन्होंने तो ये सोचा था कि जो सोचा था कि मेरा लड़का सिविल सर्विसेज में जाएगा जी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारा मन है तो कर लो। अब ये बड़ा भारी स्टेटमेंट होता है कि जब डांट पड़ जाए तो ठीक है। तो फिर हमने तैयारी करी और पहले स्टेट सर्विसेज में हमारा फाइनेंस सर्विस में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद दोबारा दिया जब तो डिप्टी कलेक्टर बन गए थे। रायबरेली से हमने अपनी पहली पोस्टिंग हमारी ऊंचाहार में थी। फिर उत्तराखंड बना जी, तो फिर हम लोग अपने उत्तराखंड आ गए। तो निश्चित तौर पर जब आप उत्तराखंड आए और आपने जिस तरीके से यहाँ पर विभिन्न पदों पर कार्य किया, अलग अलग प्रशासनिक पदों पर आपने कार्य किया, उत्तराखंड की बात को ही आगे बढ़ाते हैं अब, क्योंकि कुंभ महापर्व में आप जिस तरीके से मीडिया का भार देख रहे हैं, और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप किस तरीके से देखते हैं इस महाकुंभ की महत्ता को? महाकुंभ की महत्ता उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो से ज़्यादा व्यापक है ये, और ज़्यादा। ये तो हम लोग खुशनसीब हैं कि ये कुंभ जो है हमारे प्रदेश में भी होता है जी। और क्योंकि इसके पीछे एक आस्था है, और जैसे हरिद्वार है तो हरिद्वार तो वैसे भी उसको गंगा द्वार का दर्जा दिया जाता था जी। और तो हम लोग को तो केवल इसमें जो हमें लगता है कि हमें तो इसमें केवल एक बहुत ही फ़ख्र का एहसास होता है कि 4 में से 1 हमारे यहाँ है। क्या बात है। और सबसे बड़ी बात है कि कुंभ जैसे बोलते हैं और कुंभ का वो जो बनता है, तो मैं तो कभी कभी बोलता हूँ कि इस समय तो बृहस्पति जो हैं महाराज खुद ही कुंभ राशि में होते हैं, तो हमारा तो बहुत इम्पोर्टेंट कुंभ जी। अपना अपना वो है, लेकिन हमारे जो ये प्रदेश है ये असल में देवभूमि है, और यहाँ से कुंभ जुड़ गया तो ये शायद होना ही था, ईश्वर ने ये तय ही किया होगा जी। आपकी कार्यशैली पर आते हैं। आप इतने सारे, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि आप इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को देख रहे हैं, उसके बीच में जब अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको सूचना महानिदेशक की मिली है, कोरोना का टाइम है, मीडिया में आए दिन मीटिंग्स चलती हैं, अब जितने ये महीने भर का ये आयोजन होना है, तो कितना मुश्किल आपके लिए होता है कि जब रोज़ाना जब मिटिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, हर दिन मीडिया में एक नई खबर आती है और आपको उसको बैलेंस करना होता है, हैंडल करना होता है? अब देखिए, दिक्कत का समय तो ये पूरे विश्व में ही चल रहा है, और इतनी मीटिंग्स इसमें हुई हैं, लगातार हो रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं हर बात में, और हम लोगों ने कुंभ में भी जो है बहुत लोगों को ये प्रसारित किया है कि ये अनुरोध किया है कि
आप आस्था के लिए यहाँ आ रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को सुरक्षित रखें। उसके लिए हम लोगों ने जितना भी उसका प्रचार प्रसार करना था कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं जी। और मेला अधिष्ठान भी इसको जो है बहुत उससे देख रहा है और काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं कि लोग सुरक्षित रहें। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा जो है वो आपका प्राइमरी कंसर्न हमेशा रहता है। लौट करके दोबारा आपकी जो दूसरी जो शैली है उसकी तरफ आते हैं कि जितना हमने देखा है कि आप सोशली भी बहुत एक्टिव रहते हैं और जिस तरह के आप कवर गाने जो गाते हैं, आप एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, तो ये शौक कैसे आपका डेवलप हुआ राइटिंग के अलावा? स्कूल में उन दिनों क्वायर हुआ करता था एक, जो प्रेयर के बाद राष्ट्रगान गाया जाता था। तो हम शायद अपने कोई कॉरिडोर में कुछ गाना गाते वैसे ही जा रहे थे जी। मैं यहाँ रोक के थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि पहाड़ में गाना गाना शायद नेचुरली आता है लोग जी, ऐसा मुझे लगता है। क्या बात है। मुझे याद है मेरी माँ गाना गा के ही सुलाती थी हमें जब हम छुट्टियों में घर जाते तो पता नहीं सब बड़े रिदम में रहते हैं, क्योंकि शायद नेचर के बहुत करीब रहते होंगे, इसलिए हुआ होगा ऐसा जी। तो हमारे एक टीचर हैं थी वहाँ पे, अभी भी मुझे उनका नाम याद है, मंजू कांडपाल मैम। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम तो भाई क्वायर में आ जाओ। अच्छा। अब वो क्लास 5th में क्वायर में आए, तब से गाना गाना शुरू किया। फिर वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, फिर जी। ट्रेनिंग तो कहीं ली नहीं, लेकिन वो बस गाते गाते आगे से आगे। राइट। और आप इतने अच्छे सिंगर बने कि कितने सारे कवर जो आपके यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। और आपके पसंदीदा गायक कौन है? हमारे पसंदीदा गायक तो किशोर कुमार साहब हैं और शायद उनके गाने ज़्यादा गाए हैं या उनके गानों से बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके गानों की वो जो एक ट्रियो था, किशोर कुमार साहब, गुलजार साहब और आर डी बर्मन, वो हम लोगों के टाइम में शायद घर कर गया होगा हमारे अंदर। वो हैं, उसके अलावा भी हैं, भूपेंद्र सिंह साहब बहुत अच्छा गाते हैं और मोहम्मद रफ़ी साहब निर्विवाद रूप से अच्छे सिंगर हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमारी आवाज़ की क्वालिटी उनसे मैच नहीं करती, तो हमने कभी गाया नहीं उनको। बट जाहिर सी बात है, लता जी, आशा जी, सब अच्छे ही थे जी। गायन का जिक्र हो रहा है और तमाम लोगों ने आपको इतना गाते हुए देखा भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आप इजाज़त दें तो कुछ आप गुनगुनाएं हमारे दर्शकों के लिए। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया, जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भी तरसे। क्या बात है, क्या बात है सर। आपने मुझे बहुत नहीं अनअवेयर वो कर लिया। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति रही और किशोरदा का ये अमर गीत। और क्योंकि गीत की तरफ, गायन लेखन की तरफ, साहित्य की तरफ आपका इतना रुझान है और हम जानते हैं कि आप इतने व्यस्त रहते हैं, अपने प्रशासनिक कार्यों में भी आप समय निकालते हैं। अगर हम अपनी लोक संस्कृति की बात करते हैं, उत्तराखंड की लोक संस्कृति की बात करते हैं, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? एज अ परफॉर्मर मैं अब आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। उत्तराखंड की लोक संस्कृति में बहुत रंग है। एक तो अगर हमने कुमाऊँ की तरफ भी काम किया, कुमाऊँ की होली, अल्मोड़ा का दशहरा और कुमाऊँ की जो फोक है, और फिर इधर गढ़वाल का जब आता है, फिर इसी में एक इलाका आपका आता है, ये जो जौनसार वाला एरिया है, जिसका हिमाचल सिरमौर से और उत्तरकाशी का रवाई वो एक है। तो फोक बहुत रिच है, जो हमें लगता है कभी कभी, हो सकता हम गलत हों, कि उसको हम लोग और ऊपर उभार नहीं पाए। जैसे हिमाचल इसमें बहुत अच्छा काम करता है, राजस्थान बहुत अच्छा काम करता, गुजरात बहुत अच्छा काम, हम लोग ने वो छोटे छोटा करके और फिर उसको हम लाए नहीं। जैसे अब क्या है कि
फोक सॉन्ग्स भी कालांतर में समय बदला तो शब्द पोइट्री के चेंज होते हैं, राइट। लेकिन जो पुराने हमारे जो ओरिजिनल फोक सॉन्ग्स थे हम उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी हम आगे ले आएं जी। और कुछ गाएं उसको लेके, कुछ उसका मिक्स बनाएं। अब आप देखिए तमाम चीज़ें हैं जो हमारी जुड़ी हुई है, जैसे अभी हमारे जो भी कल्चरल हमारे अपने होते हैं कार्यक्रम, जैसे नंदा राजात अपने आप में एक पूरी दुनिया है, तो उसका कि वो भी बनाई थी डॉक्यूमेंट्री जिसमें वो किया था हमने, वॉइस ओवर दिया था। तो करने को बहुत है यहाँ संस्कृति में जी। ये पांडवों का रूट रहा है, यहाँ विवेकानंद जी आए जी, बाबा गोरखनाथ की तपस्थली, मतलब अगर ढूंढें तो बहुत है जी, तो किया जा सकता है। लौट करके कुंभ में आते हैं, और जो इस वक्त आपके लिए प्राइम कंसर्न है कुंभ का जो मेला है और सूचना आप देख रहे हैं पूरा। जब हम कुंभ की बात करते हैं तो संस्कृति की अभी हमने जैसे बात की, तो जिस तरह के अखाड़े आते हैं, नागा साधु बाबा स्नान करते हैं, और एज अ मीडिया हेड होने के नाते आप इनकी कवरेज पे कितना ध्यान दे रहे हैं अखाड़ों की, अगर मैं खास तौर से बात करूँ? एक तो हमने जो मीडिया सेंटर ही बनाया इस दफ़ा, उसको हमने कुंभ की तर्ज पे ही बनाया जी। तो जो हमारा जो हॉल है उसमें कुंभ से रिलेटेड पिक्चर्स लगाई, जो हमारा मीडिया लाउंज है उसमें हमने जो कुंभ से रिलेटेड जानकारियां हैं जी, वो हम लगा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोग आते हैं चले जाते हैं, कितने अखाड़े हैं, अखाड़ों के क्या नाम हैं, हाँ, और जंगम साधु कौन होते हैं, धर्म ध्वजा 52 हाथ का ही क्यों होता है, कितने तरह के तिलक लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं। तो ये हम प्रयास कर रहे हैं उसमें, क्योंकि ये तो जो है पर्व ही अखाड़ों के बगैर तो ये पूरा है ही नहीं। तो वो जितनी भी हम सूचनाएं देना चाहेंगे अपने मीडिया बंधुओं को देंगे, तो हमें उम्मीद है कि उनके मार्फत आगे भी लोगों को मिलेगी सूचना। तो निश्चित तौर पर आपने बहुत रोचक जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और जाते जाते क्योंकि समय की हमारे पास कमी है, तो मैं चाहूँगा कि कुंभ की जो कवरेज है उसके दौरान मीडिया कर्मियों के लिए जो पासेस की किस तरह की व्यवस्था है, और क्या संदेश आप मीडिया कर्मियों को देना चाहते हैं? जी, पासेस की व्यवस्था तो है, अभी हमारे पास आ गए हैं, लोगों के मीडिया बंधुओं के डिमांड्स आ गई हैं, वो बन रहे हैं, पासेस तैयार हैं हमारे। हम मीडिया बंधुओं से भी यही कहेंगे कि देखिए आप जो है आप हमारी आवाज़ भी हैं, हमारी तस्वीर भी हैं, हमारी आँखें भी हैं, तो आप लोग एक तो अपने आप को सुरक्षित रखिए इस काल में, क्योंकि आप भी फ्रंटलाइन वर्कर की तरह काम करेंगे, और तो इसलिए अपनी सुरक्षा रखें, जो भी कोविड से रिलेटेड गाइडलाइंस है उसका पालन करें, और साथ में आप ये भी देखें अगर कोई आपको कुछ दिखाई देता है जहां आपको लगता है कि तुरंत हम लोगों की दखल आवश्यक है, तो कृपया उसको हम लोगों को बताएं, और हम लोग सब साथ मिलके ही इस पर्व को जो है पूर्ण कर पाएंगे सकुशल। तो बस यही उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपना भी ध्यान रखें और बाकी लोगों का भी ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। तो निश्चित तौर पर एक टीम की तरह अगर आप सभी लोग कार्य करेंगे तो फिर हम सफलता हमारे कदम चूमेगी और इस आयोजन को हम बेहतर तरीके से संपन्न कर पाएंगे। रणवीर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, मीडिया से जुड़ी जानकारी आपने दी, कुंभ से जुड़ी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आज का ये बेहद खास कार्यक्रम, जहां कुंभ पर्व के बारे में, मीडिया की तैयारियों के बारे में हमने सूचना महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान जी से बातचीत की, ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगले अंक में एक नए विषय पर बातचीत होगी। तब तक के लिए नमस्कार।